मैं मनीष पांडे टीएस में आप सबका फिर से एक बार और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कल के क्लास में और परसों के क्लास में 2 दिनों में पिछला 2 लेक्चर देखा है। आज जो होगा वह आपका तीसरा लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे 2 अलग अलग टॉपिक से संबंधित होगा। एक भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक अभी चलेगा आपका, और दूसरा जो होगा वह भारतीय संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं इससे होगा। यानी कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सारे, और जो अनुसूचियां हैं इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी वह 8 थी, लेकिन वर्तमान टाइम में अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, तो वर्तमान टाइम में बढ़ करके हो गई है 12। यानी भारत में के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या जो थी वह 8 हुआ करती थी। अब सभी अनुसूचियां कुछ न कुछ हमको बताती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन सी अनुसूची क्या बताती है। मैं सब लिखूंगा नहीं, बस आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसा पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची पहला भाग और पहला अनुच्छेद ये तीनों हमको बताते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यानी कि भारत जो है राज्यों से मिलकर के बना हुआ एक यूनियन है, और इसी में हमको वर्तमान समय के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है यह बताता है कि विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी अनुसूची बताता है विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में। ठीक है, एक तो सबसे पहले समझिए विशेषाधिकारी क्या है। तो जो लोग राजनीति से बिलोंग करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विशेषाधिकारी हो गए, तो इनको दिए जाने वाले वेतन के बारे में, वेतन वह अमाउंट होता है जो आप जब तक पद पर बने रहते हैं तब दिया जाता है। पेंशन जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद जो दिया जाता है मंथली, उसको पेंशन कहते हैं। और भत्ता जो महंगाई के साथ इंक्रीज होता जाता है वो आपको भत्ता होता है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची जो है वह किसके बारे में बताती है, वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में। एक चीज और मैं आपको ट्रिकली भी बताते चल रहा हूं। पहली अनुसूची जो है एकवीं अनुसूची 1 के बारे में बताती है, दूसरी अनुसूची 2 मुद्रा, दूसरी अनुसूची 2 अक्षर है मुद्रा। तीसरी अनुसूची जो है वह विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ के बारे में जानकारी प्रदान करती है। विशेषाधिकारी यानी कि देखते होंगे जब भी मुख्यमंत्री के लिए कोई चुना जाता है और जब वो शपथ लेता है, जब वो पद ग्रहण करता है, तो पद ग्रहण करने से पहले उसको शपथ दिलवाया जाता है। तो कौन सा व्यक्ति शपथ ग्रहण के दौरान क्या बोलता है इसके बारे में जानकारी हमको तीसरी अनुसूची देती है। सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग पोस्ट है, और अलग अलग पोस्ट होने के कारण उनका अलग अलग जो है शपथ ग्रहण शब्द होते हैं। जैसे अगर छोटा काम करना है, छोटी गलती किया है तो भाई क्रिया, और बड़ी गलती किए हैं तो माई क्रिया। उसी तरह से जो बड़े पोस्ट है उसके लिए बड़ा शपथ लेना होता होगा, और जो छोटे पोस्ट है उसके लिए छोटा शपथ लेना होता होगा। यानी कि तीसरी अनुसूची जो है वह शपथ के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची 3, 1, 2, 3 अक्षर हो गए। चौथी अनुसूची जो है वह राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से आने वाले सीटों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में आने वाले सीटों के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे बिहार से 16 सीटें जाती हैं, जो केंद्र शासित राज्य है उसमें दिल्ली से 3 सीटें, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें, पुदुचेरी से 1 सीट राज्यसभा में जाता है। जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमी भारत है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ये सब आते हैं, उन सभी में केवल असम जो है वहां से 7 सीट आता है, बाकी सभी राज्यों से 1-1 सीटें राज्यसभा में जाती है। ठीक है, यानी राज्यसभा में सीटों के बंटवारा यानी कि आवंटन उसी को बंटवारा कहते हैं। आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची बताता है। चौथी 4, 1, 2, 3, 4 पांचवी अनुसूची जो है यह हमको बताता है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान के बारे में। ठीक है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान के बारे में बताता है, यानी कि यह हमको अनुसूचित के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बारे में अनुसूचित
पांचवी, 1 2 3 4 5, ठीक है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची क्या बताता है? छठी अनुसूची जो है वो एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, क्यों स्पेशल केस है? स्पेशल केस 1 2 3 4 5 6, छठी अनुसूची 6 शब्द। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि यह केवल 4 राज्यों में लागू होता है। एक्चुअली छठी अनुसूची भी यही बताता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान, लेकिन केवल असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के राज्यों में। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के लिए, इन चारों राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान जो है छठी अनुसूची करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस समय वो जो चारों और एक पश्चिम बंगाल, ये पांचों क्षेत्र जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको टच करते थे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल था वो तो भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा था, लेकिन वो चारों राज्य जो थे वो थोड़ा सा अदर साइड में पड़ते थे, तो वहां के लोग जो है वहां के जनजातियों को बरगला के आतंकवादी वगैरह ना बना दे, इसलिए जो है उनको विशेष सुविधा दी गई है और प्रशासन उन पर विशेष नजर रखती है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची जो है वो हमको शक्ति के बारे में बताता है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है इसके बारे में हमको सातवीं अनुसूची बताता है। और एक्चुअली 100 से 7 और इसको आप लिख सकते हैं 100 से शक्ति, ठीक है। सातवीं अनुसूची हमको शक्तियों के बारे में बता रहा है। क्लियर? इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हमको पढ़ाना होगा शक्ति के बारे में। एक्चुअली केंद्र और राज्य जो है, केंद्र और राज्य जो है ये इन दोनों के बीच शक्तियों को 3 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया गया है। कितने सूचियों में? 3 अलग अलग सूचियों में। कौन कौन? तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, जो सूचियां हैं ये सारे के सारे कितने हैं? जो अधिकार है या फिर जो शक्ति है, जो पावर है, उन सभी को इन सूचियों में बांटा गया है। इसके अलावा एक चौथा भी है जिसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट सूची। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो अवशिष्ट सूची जो है यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ध्यान होगा, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको देखा होगा, तो उसमें हमने चर्चा किया है कि अवशिष्ट सूची जो है ये हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, और अवशिष्ट सूची में वो सारी सूचियां जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीनों से छूट गई हैं, या उस समय जब संविधान बना था उस समय जो शक्तियां थी, हमें लगा कि आने वाले टाइम में और भी अलग टाइप के पावर वगैरह बनेंगे, जैसे आप अभी के टाइम में मीडिया वगैरह आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, आप नेट हो गया है, सर्वर हो गया है, तो इन सब तरह के जो केसेस होते हैं वो सभी अवशिष्ट सूची के विषय होते हैं। और अवशिष्ट सूची जो है यह केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग संघ सूची। संघ सूची यानी कि वे सारे अधिकार जो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों को हम लोगों ने किसमें डाल रखा है? संघ सूची में डाल रखा है। जब हमारा संविधान बना था उस समय संघ सूची के अंतर्गत मात्र 97 विषय थे, वर्तमान में ये विषय बढ़ करके कितने हो गए हैं? 101 हो गए हैं। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 97 थी, वर्तमान में बढ़कर के जो विषयों की संख्या है वो 101 हो गई है। अगर हम बात करें संघ सूची के विषयों के बारे में कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी संघ सूची का विषय है, इनमें कौन सी राज्य सूची का विषय है, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि संघ सूची के विषय वर्तमान में कौन से, मैं 97 या 101 नहीं लिखूंगा, लेकिन जो रैंडम जो रनिंग क्वेश्चन हैं उसके ऊपर मैं चर्चा आपको कर देता हूँ। जैसे रेलवे जो है ये संघ सूची का विषय है। डाक यानी पोस्ट ऑफिस जो है संघ सूची का विषय है। उसके बाद परमाणु, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो भी संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके आरबीआई, ये जो होते हैं ये भी संघ सूची के विषय होते हैं। और रक्षा, ये भी संघ सूची के विषय होते हैं। सेना संघ सूची के विषय होते हैं। विदेशी मामले जो होते हैं ये संघ सूची के विषय होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देख लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची जो है इसमें लिखे गए विषयों पर, राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है, लेकिन
किसी एक ही विषय पर यदि दो या दो से अधिक राज्य कानून बनाना चाहते हो तो वो इस बात की सिफारिश यानी कि कानून बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर सकते हैं, और उस स्थिति में जब केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो वह विषय जो है वह संघ का विषय हो जाएगा। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में जो राज्य सूची था उसमें विषयों की संख्या थी 66 और वर्तमान में घटकर के हो गई है 62। वर्तमान में जो राज्य सूची में विषय है उसकी संख्या 62 है। ठीक है, अब राज्य सूची में विषय आते कौन कौन है इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है कुछ विषय आते हैं जैसे जल, कृषि, सिंचाई, इसके बाद आपका देख लेंगे पुलिस जो है ये राज्य सरकार के विषय होते हैं। न्यायालय, ये भी राज्य सरकार के विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के सब्जेक्ट हो गए। अब आते हैं हम लोग समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची क्या है? तो इसमें जो लिखे गए विषय हैं, समवर्ती सूची में जो लिखे गए विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को दोनों को है। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? तो नॉर्मली एक एग्जांपल से समझ लीजिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने यह कह रखा कि हेलमेट जो है सो जब आप बाइक चला रहे हो तो उस टाइम हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार बोले कि नहीं, बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब स्थिति हमारे साथ क्या होगी? हमारे साथ स्थिति ये होगी कि जब हम केंद्र सरकार के पुलिसों को देखेंगे यानी कि कलेक्टर साहब वगैरह को देखेंगे तो हेलमेट पहन लेंगे, और जब राज्य सरकार की पुलिस होगी तो हेलमेट उतारना पड़ेगा, तो हम हेलमेट पहनने के उतारेंगे या फिर बाइक चलाएंगे। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में परिस्थिति में जब एक ही विषय पर दोनों कानून बना देगा तो उस समय कानून जो है राज्य सरकार वाला रद्द हो जाएगा और केंद्र सरकार वाला माना जाएगा। जब संविधान बना था उस समय समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 47 थी और वर्तमान में यह बढ़ करके 52 हो गई है। 52 विषय जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में हो गए हैं। सामान्य तौर पर अगर हम इसमें देखें विषय कौन कौन से विषय हैं तो वो आपके आ जाएंगे, जैसे 1 शिक्षा, पढ़ाई लिखाई यानी कि राज्य सरकार राज्य उच्च मध्य विद्यालय भी होता है और केंद्रीय विद्यालय भी होता है, दोनों इस पर फोकस करती है। कारखाना, इसके बाद दीवानी और फौजदारी मामले। ये जो होते हैं वो आपके समवर्ती सूची के विषय होते हैं। दीवानी का मतलब होता है राजस्व से संबंधित मामला और फौजदारी मतलब होता है मारपीट वाला मामला। ये जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप जो है तीनों सूचियों को समझ गए होंगे। और अवशिष्ट सूचियां, जो बची हुई सूची जो इनके अलावे भी बच गया उसको हमने अवशिष्ट सूची में डाला है। और अवशिष्ट सूची जो विषय होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होगा वो केंद्र सरकार को होगा। जैसे वर्तमान टाइम का साइबर क्राइम, ये जो साइबर क्राइम है वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत का विषय है और उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो आप जो है 7वीं अनुसूची को समझ गए। अब आते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या बताता है? तो 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा के बारे में बताता है, यानी कि लैंग्वेज के बारे में। LANGUAGE। 8वीं 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हो गए। 9वीं अनुसूची। यहाँ पे और चीज ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची जो है यहाँ तक भारतीय संविधान में मूल रूप से जुड़ा हुआ था। 9वीं अनुसूची जो है यह बाद में जोड़ा गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसमें भूमि अधिग्रहण बिल को पास किया गया। भूमि अधिग्रहण बिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9वीं अनुसूची 9। ये भूमि अधिग्रहण बिल क्या है? देखिए, एक्चुअली जब सरकार ने कानून बना दिया, सरकार जब लागू हो गई यानी कि संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद सरकार को लगा कि अगर हम जनता के मौलिक अधिकार यानी कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम रोड बनवाएंगे तो रोड हवा में तो लटकाएंगे नहीं, हमको रोड से जमीन चाहिए। स्कूल बनाएंगे हमको जमीन चाहिए, स्टेशन बनाएंगे हमको जमीन चाहिए। तो जमीन आएगी कहां से? क्योंकि सरकार के पास सभी जगह जमीन तो थी नहीं। तो उस स्थिति में
सरकार ने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण बिल जो है सो पास किया। और भूमि अधिग्रहण बिल यह कहता है कि अगर सरकार किसी व्यक्ति के जमीन को सार्वजनिक कार्यों के लिए लेना चाहे तो वह सरकार ले सकती है। ठीक है, अब सरकार जब सार्वजनिक कार्यों के लिए फ्री में जमीन लेगी और मान लेते हैं कि ये वाला जमीन जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, स्टूडियो वाला जमीन जो है वह रोड में आ जाए और मेरे पास इतनी ही जमीन है और यहाँ से रोड निकल जाए तो मैं भूखों मर जाऊंगा। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो आर्टिकल 21 बताता है जीवन जीने का अधिकार यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके तहत जब सरकार किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले में वह उसको मुआवजा देती है। ठीक है, और सामान्य तौर पे मार्केट से कहीं ज्यादा रेट में मुआवजा उसको देती है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर। नहीं तो भूमि अधिग्रहण करने के लिए किसी भी मुआवजे का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है यह 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत दल बदल ठीक है, दल बदल 10 से दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जो है यह 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 1993 ईस्वी में लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत क्या किया गया? ग्राम पंचायत की व्यवस्था भारतीय संविधान ने कर दिया। उसके बाद 12वीं अनुसूची, इसे जो है 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा और 1993 में ही लागू कर दिया गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिका यानी कि शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था कर दी गई। देखिए, सरकार जो है ग्राम पंचायत इसलिए लेके आई क्योंकि सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर आती थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं पहुंच पाता था और धरातल पर पहुंचने के लिए जरूरी था कि गांव से भी लोग प्रतिनिधित्व करें और वो लोग जो है सो गांव में व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। इसके लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था हुई। लेकिन जब सरकार ने 1992 में ग्राम पंचायत के लिए संशोधन कर दिया तो सरकार को लगा कि शहर में भी तो लोग रहते हैं, इनके भी तो मौलिक अधिकारों की रक्षा जरूरी है। तो उसने क्या कर दिया कि उसने जो है सो शहरों में भी फिर से इसको रोका, लागू नहीं किया और 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 में किया और नगर पालिका शब्द लेकर के आई। अप्रैल 1993 में ग्राम पंचायत और अगस्त सितंबर 1993 में आपको नगर पालिका भारतीय संविधान में लागू कर दिया गया। ठीक है, ये थे आपके अनुसूचियां जिसको हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला हेडिंग आप डाल लीजिए। अगला हेडिंग आपका क्या होगा? अगला हेडिंग होगा मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। क्या होगा? मौलिक अधिकार या इसी को मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान को देख करके हमको मौलिक अधिकार रखने का आइडिया विचार आया और मौलिक अधिकार जो है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसी को मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। जब ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जोड़ा गया था उस समय इसकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में एक घट गई है। 44वें संवैधानिक 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो मौलिक अधिकार है उसकी संख्या कितनी है? 6 है। एक बहुत ही शानदार सा ट्रिक है। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है क्षमस्व, शोध, धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। क्या है? समस्व शोध, धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। मैं जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारे जो हैं इन सभी से एक नाम निकल के सामने आएगा और उसी नाम से रिलेटेड जो है हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, जैसे मैंने सम के नीचे अंडरलाइन किया है, समता का अधिकार,
समतल या इसको समानता भी कहा जा सकता है। यह आता है आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है हमारे संविधान के आर्टिकल में 19 से 22 के बीच में। शोध, ये इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है आर्टिकल 23 और 24 में है। संस्कृति, अच्छा धर्म, शोध के बाद होगा धर्म। धर्म यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह आर्टिकल आपको, यह आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। इसके बाद संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। और चौथा है आपका उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें आपको जो मौलिक अधिकार है इसका आर्टिकल जो है 12 से 35 के बीच में होता है, 12 से 35 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 के बीच जो है मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार हमारे पास 6 प्रकार के हैं। मैंने ट्रिक लिखा है। समस्त शुद्ध धर्म और संस्कृति के उपचार के लिए है। सम से समता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 के बीच है। और उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वर्तमान टाइम में अधिकार मिले हुए मौलिक अधिकार, जिसके लिए उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 में चर्चा करता हूँ। सारे आर्टिकल को मैं तोड़ूंगा क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वहां से आपसे पूछे जाएंगे। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसके आर्टिकल्स को तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो है वो क्या था, समता का अधिकार 14। आर्टिकल 14 हमको क्या बताता है? आर्टिकल 14 बताता है समानता के अधिकार के बारे में, यानी सभी लोग समान हैं। बट समान कहाँ पे? ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग समान है, सबका अपना अलग अलग पद होता है, अपनी अपनी गरिमा होती है, लेकिन ये सभी लोग न्यायालय के सम्मुख समान है, न्यायालय के सामने सभी व्यक्ति समान है। किस आर्टिकल में कहा? तो आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 15 क्या बताता है? 15 बताता है कि जन्म, धर्म, जाति के आधार पर, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यह आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 और नियोजन में अवसर की समानता को बताता है। आर्टिकल 16 जो है यह नियोजन में अवसर की समानता को बताता है। नियोजन में अवसर की समानता यानी कि नौकरियों में अवसर की समानता सभी लोगों को। इसी के कारण जो है जो SC ST है उनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि उन्होंने जो विकास किया है वो विकास प्रॉपर रूप से उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है, इसलिए वो लोग जनरल की कैटेगरी में तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक उनको पूर्ण रूप से हम विकास नहीं दे पाते। तो वो लोग थोड़ा सा आरक्षण देते हैं कि चलो अगर हमारा 80 नंबर पे होगा, 104 नंबर पे होगा तो उनका 88 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वलिटी करने के लिए जो है सो आर्टिकल 16 है, नियोजन में अवसर की समानता को बताता है। आर्टिकल 17
आर्टिकल 17 जो है यह अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में जो है वह आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 18 ये जो है उपहार लेने के बारे में बताता है। आप राज्य के किसी भी कोने में जाकर के उपहार ले सकते हैं और यह उपाधियों का अंत भी करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग राष्ट्रपिता किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को, लेकिन आप जाकर के पूरा संविधान उलट के देख लीजिए, कहीं भी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा गया है, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 18 जो है यह उपाधियों का अंत कर दिया है। ठीक है, ये था आपका कौन सा, किसके तहत, तो समता के अधिकार के तहत जो था, इसको हमने अभी तक देखा, समता के अधिकार के तहत। अब आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके तहत भी कुछ आर्टिकल्स आते हैं। कौन कौन सा, आपने देखा था पीछे 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या बताता है, आर्टिकल 19 बताता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्या बताता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बोलने की आजादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, वो अभिव्यक्त करना हुआ। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो अपनी बात को रख ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इशारे से कह दें, मतलब हमने आपको आंख मारा है, नहीं, प्यार मोहब्बत हम आप पे ज्यादा जताना चाह रहे हैं तो हमने आपको आंख मार दिया, किस करने का जो हमने से बोल दिया, तो क्या है, ये अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम अपने प्रेम को, हम अपने प्यार को आपके सामने क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ये 19 जो है ये ए से लेकर के जी तक पाया जाता है। तो 19 का ए जो है यह हमको बताता है बोलने की आजादी। आर्टिकल 19 का ए जो है ये क्या बताता है, यह बताता है बोलने की आजादी, यानी कि आप जो है बोल सकते हैं। और बेसिकली प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए के तहत किया जाता है, क्योंकि प्रेस क्या करता है, ये बोलता है। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि 19 का ए प्रेस की स्वतंत्रता को देता है। लेकिन क्योंकि बोलने की आजादी के अंतर्गत आता है, प्रेस बोलने का ही काम करती है, तो उसको हम लोग जो है सो ए के तहत मान लेते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, तो 19 के ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। 19 का बी, 19 के बी के तहत शांतिपूर्ण ढंग से हम एकत्रित हो सकते हैं। ये बोल रहा है बोलने की आजादी, ये बोल रहा है एकत्रित होने की आजादी। जैसे अभी आप देखें, किसान लोग शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित थे, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की आजादी हमको है। 19 का सी, ये बोलता है सभा या समिति बनाने की स्वतंत्रता, सभा या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी, यह बोलता है आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप जो है सो आ जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमको कौन देता है, ये देता है आपको आर्टिकल डी, आवागमन। आवागमन की स्वतंत्रता। 19 का ई, यह क्या बताता है, तो यह बताता है निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का एफ जो है ये संपत्ति का अधिकार था, जिसको वर्तमान में हटा दिया गया है, तो ये खाली है। 19 का जी, यह जो है हमको बताता है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन यानी रोजगार की स्वतंत्रता हमको देता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको याद करना है तो कैसे याद करें, क्योंकि हम बीपीएससी के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक लंबा चौड़ा जाएगा और ज्यादा जाएगा। तो याद करने के विषय को अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है कि हम जो है सरकार के किसी तरीके से, किसी विधेयक से हम नाराज हैं, हम नाखुश हैं, तो हम आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, सरकार से बोलेंगे। लेकिन सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम क्या होंगे, अब अकेले नहीं बोलेंगे, अब ग्रुप बनाएंगे, सारे लोग ग्रुप बनाएंगे। फिर भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम जो है पूरे देश में एक जगह तो इकट्ठा नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में छोटा छोटा समूह बनाएंगे और समूह और सभा बना करके हम जो है सो सरकार का हर मोर्चे पर विरोध करेंगे। उससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे दिल्ली चलो, सारे लोग जो हरियाणा से सारे किसान कहाँ चल कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ, तो हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह जाएंगे यानी कि जाने की आजादी। उसके बाद जाएंगे तो हमको कहीं रहने का ठिकाना चाहिए ना, तो वहां पे हम निवास करेंगे और निवास करके जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो भोजन भी हमको चाहिए, तो छोटा मोटा काम भी पकड़ लेंगे, तो जीविकोपार्जन की सुविधा। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो है हमको देती है कौन सा, आर्टिकल 19 के अंतर्गत। 19 के ABCDEFG के तहत ये सारे अधिकार हमको मिलते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो वाला जो 19 का F, इसी में संपत्ति का अधिकार था, जिसको उठा करके 300A में डाल दिया गया है, तो यहाँ से संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है। क्लियर, चलिए अब स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 जो है यह बताता है दोषी को सुरक्षा,
कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी जो होगी वो आर्टिकल 20 की होगी। और आर्टिकल 21 जो है यह बताता है कि जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। और जब भी हमारे देश में कभी भी कर्फ्यू वगैरह लगता है या फिर आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे सारे मौलिक अधिकार तुरंत खत्म हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 ये दोनों उस आपातकाल के दौरान भी कार्यरत रहते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल जो है खत्म नहीं होते। 20 को क्या बताता है तो दोषी को सुरक्षा देने की बात जो है 120 बताता है। अब ये सुरक्षा जो है 3 प्रकार की सुरक्षा दोषी को प्रदान किया जाता है। कौन कौन देख लीजिए। पहला है कि उस व्यक्ति को उसी समय के कानून के तहत सजा दी जाएगी जिस समय उसको गिरफ्तार किया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2000 में गिरफ्तार किया गया और उसको सजा होते होते यानी कि केस चलते चलते 2015 आ गया और उस आर्टिकल को चेंज कर दिया गया है, तो उस आर्टिकल के चेंज करने के बाद जो नया रूल बना है उसके आधार पर उसको सजा नहीं होगी। 2002 में जो उस आर्टिकल का जो रूल था उसी के तहत सजा होगी। ठीक है। बी बताता है कि किसी भी कीमत पर अब खुद की गवाही के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा तो खुद की गवाही के लिए किसी भी अपराधी को बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो है वह यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकता है, दोबारा किसी को सजा नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर के केस में जेल में चला गया है और मर्डर का केस भुगत रहा है, जब वो बाहर आया उसको पता चला कि मर्डर हुआ ही नहीं था उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति जिंदा घूम रहा है, तो फिर दोबारा उसको मार देगा, लेकिन अब उसको जेल नहीं होगी क्योंकि इससे पहले ही उसकी सजा, उसको मारने से पहले वो सजा भुगत चुका था, तो उसको ये जेल नहीं होगी। यही बात बोलता है दूसरी को सुरक्षा के बारे में। और 21 आपका बता रहा है जीवन जीने का अधिकार एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप सुनते भी होंगे कभी अगर कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है तो सरकार जो है 2 घंटे के लिए बाजार खोल देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए गांव में तो हमारे पास भैंस होता है, थोड़ा सा अपना जो है छोटा सा खेत होता है उसमें साग सब्जी उगा लेते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन शहर के लोगों को तो सब कुछ खरीद के खाना है, तो मान लीजिए अगर 10 दिन का कर्फ्यू लग गया हुआ है तो लोग भूखे मर जाएंगे, तो उसी जीवन जीने के अधिकार के तहत उनको कर्फ्यू में भी थोड़ी सी ढील दी जाती है और छूट दी जाती है। क्लियर। अब आर्टिकल ये 21 हो गया। अब आर्टिकल 22 क्या बताता है तो 22 जो है ये भी दोषी के बारे में ही बताता है। ये क्या बताता है, जब गिरफ्तार किए जाने के संबंध में हमको बात बताने का काम करता है। ये भी ए, बी और सी के तहत 3 अलग अलग तरह की बातों को बताता है। ये बताता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको जो है 24 घंटा के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा से ज्यादा हम थाने में नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वो 24 घंटे के टाइम पीरियड में जो ट्रेवलिंग का टाइम होता है वो काउंट नहीं होता। ठीक है। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया लेकिन थाने में पहुंचने में उसको 4 घंटे का समय लग गया, तो वो 4 घंटे इसमें ऐड नहीं होगा, वो 4 घंटे क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है क्या बताता है तो कारण पूछने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो कारण पूछ सकता है कि हमको जो है आपने क्यों गिरफ्तार किया, हमको वाजिब कारण बताइए। और तीसरा जो है वो यह कि उसको मनपसंद वकील करने का या मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है। आर्टिकल 22 क्या बताता है, आर्टिकल 22 भी 3 तरह की बातें बताती हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 23, अब ये 23 जो है ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। नहीं, 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताता है। और 23 क्या बताता है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, बालात श्रम और मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि आर्टिकल 24 जो है यह बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कि बच्चों से 14 साल 6 से 14 साल तक के बच्चों से हम मजदूरी नहीं करा सकते हैं, इस बात पर प्रतिबंध लगाता है। अब मान लीजिए इस दोनों को याद करना है, तो कैसे याद किया जाए तो सिंपल सा फंडा है, पहले 23 आता है बाद में 24 आता है। पहले बच्चे आते हैं फिर वो बुजुर्ग बनते हैं, लेकिन यहाँ के इस केस में आप उल्टा सोच लीजिए, पहले बुजुर्ग वाले के लिए मानव तस्करी, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, ये सारे बड़े लोग के लिए होता है। और छोटा आर्टिकल 24 जो है यह बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 है, 25 से 28 जो है यह आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता देता है मतलब कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का संपोषण कर सकते हैं, आप अपने धर्म को जीवित रख सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। इस तरह की आजादी जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता देती है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 2 आर्टिकल है। कौन कौन से आर्टिकल है, एक आपका 29 है, दूसरा आपका 30 है। और सबसे बड़ी बात ये जो 29 और 30 आर्टिकल है ये अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है, यानी कि स्पेशली किस पे फिट होते हैं तो अल्पसंख्यकों पे फिट होते हैं। अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है, जिसकी संख्या कम। भारत में कुल 7 समुदाय हैं जिसमें से 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं।
हिंदू को छोड़ करके बाकी 6 जो है वो अल्पसंख्यक हैं। ये बाकी 6 में कौन कौन है? तो बाकी 6 में है पारसी, बाकी 6 में आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके बाद जैन और बौद्ध। ये 6 जो है ये 6 जो है आपको अल्पसंख्यक समुदाय हैं और उन्हीं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ये सिस्टम रखी गई है। ये जो है उनके संस्कृति की रक्षा करने के लिए और ये उनको शिक्षा मुहैया कराने के लिए। आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 31 जो है यह भी आपको संपत्ति से जुड़ा हुआ था, जिसको हटा दिया गया, यानी कि आर्टिकल संपत्ति से जुड़ा हुआ, संपत्ति जो मौलिक अधिकार था वह 19 के F और 31 में था, जिसको हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है और वर्तमान में यह जो है आपको कैसा अधिकार हो गया है? यह कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए, अगर कोई आपको डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करिए, आप हमसे पूछिए। देखिए, आप लोग देखते ही नहीं है वीडियो को, अगर नहीं देखिएगा तो लगातार आधे घंटा का वीडियो डाला जा रहा है, ये पढ़ाई हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग को मजाक पसंद है, यूट्यूब पे केवल मजाक, हंसी मजाक, हाँ करने अगर आप आते होंगे तो आपके लिए ये चैनल नहीं है, इसमें नो डाउट है। अगर हम टीचर हैं तो पढ़ाने आए हैं। अगर आपको हमसे भी कॉमेडी देखना है तो फिर जो है सो कपिल शर्मा अचार लगाने के लिए है नहीं। अगर कॉमेडी देखना है तो उसका शो देखिए, राघव जुलाल का शो देखिए, डांस देखना है तो। अगर पढ़ाई करनी है तो निश्चित रूप से हमारा शो देखिए आप, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए ये निश्चित रूप से परफेक्ट चैनल में से एक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, अगला है आपका उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। एक्चुअली जो आर्टिकल 32 है यह, इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस स्थिति परिस्थिति में एफसी हाई कोर्ट और एफसी सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों जो है रीट जारी कर सकती है, याचिका जारी कर सकती है। जैसे आपने 2017 या 18 में देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीट जारी किया कि हाईवेज के आसपास दारू के शराब के दुकान नहीं रहेंगे। और आप पूरे इंडिया में घूम जाइए, हाईवे के आसपास कहीं दारू शराब की दुकान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मानना था, हाई कोर्ट का मानना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि दारू का दुकान पास में नजदीक में रहने के कारण ट्रक चालक जो है, वाहन चालक जो है, वो दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह होता है। ठीक है, जिसके कारण लोगों के रोड पे घूमने के मौलिक अधिकार का हनन होता है और वो आज के डेट में बैन है। कहीं भी पूरे इंडिया में आपको रोड के आसपास, हाईवे के आसपास दारू की दुकान नहीं मिलेगी। दूर मिलेंगे, ये अलग बात है, चुरान बात मिलेगा आपको, मतलब कानून जो है तो तोड़ने वालों की कोई बात नहीं है, उनके लिए तो सब जगह सही होता है, लेकिन कानून जो है वो इस तरह की बात करती है। आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। कौन कौन? तो पहला आप देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने पेश किया जाए, यानी कि जज के सामने पेश किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। परमादेश, परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है किसी भी अधिकारी को जो है आदेश दे सकती है कि आप अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करें। अगर वो जो है, मान लीजिए कैसे होता है, पुलिस जो है तो गलत रिपोर्ट बना के दे दी तो उस टाइम डांट देती है, जज डांट देता है कि आप ईमानदारी से काम करें, तो वो जो है ईमानदारी से काम करने का सलाह दे सकता है। उसके बाद प्रतिषेध जो है, इसके तहत ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय को किसी भी काम के लिए रोक लगा सकता है। और उत्प्रेषण जो है, इसके तहत ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय से जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं, जो लंबित मामले हैं, उसको अपने पास मंगा सकता है। और अधिकार परीक्षा के तहत किसी भी व्यक्ति, किसी भी अधिकारी की परीक्षा ले सकता है, जांच कर सकता है कोर्ट। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का जो है रीट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। इसके अलावा आपने देखा कि अधिकार परीक्षा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं, तो फिर ये 33, 34 और 35 कहाँ चले गए? तो देखिए 33, 34 और 35 जो है यह अधिकार संसद को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? संसद को। 33 के अंतर्गत क्या होगा कि किसी भी सेना में जो बहाली लोग होंगे उन लोगों के अधिकारों को कम कर सकता है, सीमित कर सकता है। कौन? संसद। 34 जो है, इसके तहत क्या किया गया है कि इसके तहत जो जहां पे सैन्य कार्रवाई हो रही हो या फिर जहां पे आपको मार्शल लॉ लगा हुआ हो, धारा 144 लगा हुआ हो, वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। और 35 जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, ये संसद जो है, यह क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकती है। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बदल करके कानूनी अधिकार बना, उसमें संसद ने अपने 35 आर्टिकल 35 का अधिकार का ही प्रयोग किया था। ठीक है,
चलिए, मुझे लगता है कि आपको जो है सो खूब अच्छे से समझ में आया होगा मौलिक अधिकार, और पीछे हमने पढ़ा क्या, पीछे हमने क्या पढ़ा था, अनुसूचियां। ये दोनों टॉपिक आपके आज कंप्लीट होते हैं। इस दोनों टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। आज मैंने पीडीएफ, पिछले वाले वीडियो में मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है, लिंक सारे वीडियो में डाले जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए और उसको कवर कर कीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है सो याद हो जाएगा। आज एक ही वीडियो डाल पाऊंगा, 2 वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, ज्योग्राफी का वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि हमको लेट हो चुका है, सुबह 6 बजे का निकले हुए, शाम को 6 बज गए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जो है सो वीडियो को देखिए। इन पांचों आपके पास 2 2 4 8 1 जाएगा, 5 वीडियो हो जाएंगे, इसको निश्चित रूप से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।